ये एपिसोड शुरू होता है और असानो का अलार्म उसे नींद से जगाता है। लेकिन जैसे ही असानो अंगड़ाई लेता है उसकी बॉडी में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि पुराने जख्मों से उसका शरीर अब तक ठीक नहीं हुआ है। इसके बाद असानो बाथरूम में आता है और अपनी आंख को देखता है। अब उसके पास भी योजाकुरा ब्लड की पावर है। दूसरी ओर हम मित्सुमी को देखते हैं जो खाना बना चुकी थी। तभी उसके पास ननाओ आता है एक किताब लेकर और इस किताब में योजाकुरा फैमिली के सीक्रेट आर्ट्स हैं और इसमें एक ऐसा फॉर्मूला भी है जिसके जरिए योजाकुरा ब्लड की थकान को दूर किया जा सकता है। और वो ये किताब मित्सुमी के लिए लेकर आया है, लेकिन वो मित्सुमी को बताता है कि ये किताब बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तभी वहाँ असानो आता है। मित्सुमी कहती है अब तुम्हारी हालत कैसी है? असानो कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपना हाथ हिलाता है उसे बहुत तेज दर्द होता है। और दोस्तों इसके बाद हमें पता चलता है कि मित्सुमी भी अभी कुछ वक्त के लिए घर से बाहर नहीं जा सकती क्योंकि कुछ वक्त पहले ही उस पर एक जानलेवा हमला हुआ था। और मित्सुमी असानो से थोड़ा और आराम करने को कहती है, लेकिन असानो कहता है कि वो स्कूल से ज्यादा दिनों की छुट्टी नहीं ले सकता। इसीलिए मित्सुमी ननाओ से असानो के साथ स्कूल जाने को कहती है और ननाओ इसके लिए मान जाता है। लेकिन असानो मित्सुमी से कहता है कि अगर ननाओ इस आउटफिट में स्कूल में गया तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन तभी ननाओ अपनी बॉडी में एक इंजेक्शन लगाता है जिससे उसकी बॉडी काफी इवॉल्व करती है और ननाओ यहाँ छोटा हो जाता है। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है असली ननाओ और उसे देखकर हमारी ही तरह असानो के भी होश उड़ चुके थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ननाओ असानो के साथ स्कूल जा रहा था और असानो को अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। सो ननाओ उसे बताता है मेरी स्किल इम्यूनिटी है, मेरी बॉडी काफी ज्यादा यूनिक है, ये जहर को न्यूट्रलाइज करके खुद को एनहेंस कर सकती है, जिस वजह से इसे काबू में रख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं अपनी बॉडी को काबू में रखने के लिए हमेशा उसे म्यूटेड रखता हूँ। लेकिन जब भी मुझे स्कूल जाना होता है तब मैं इस इंजेक्शन का यूज करके अपने म्यूटेशन को रिड्यूस कर लेता हूँ। लेकिन यही बताते हुए अचानक ही ननाओ की बॉडी थोड़ी म्यूटेट होने लगती है। सो ननाओ उसे ठीक कर लेता है और यहाँ असानो सोचता है स्कूल में सब ठीक तो होगा ना। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों स्कूल में पहुंच चुके हैं और तभी ननाओ के पास उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। ननाओ को उसके दोस्तों के साथ बात करता हुआ देख असानो को भी काफी अच्छा लगता है। दूसरी ओर हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां शियोन केंगो को अपने पास बुलाती है ये दिखाने के लिए कि मित्सुमी ना जाने किचन में कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रही है। इन्हें क्या पता कि वो असानो के लिए खाना बना रही है। दूसरी ओर हम असानो को उसके क्लासमेट्स के साथ देखते हैं और ये चारों यहाँ अपने होमवर्क के बारे में बात कर रहे थे। लेकिन तभी असानो को ननाओ का कॉल आता है, इसीलिए वो ननाओ से बात करने लगता है। ननाओ उससे कहता है क्या आप बायोलॉजी लैब में आ सकते हैं प्लीज, जल्द से जल्द आ जाइए। इसके बाद असानो आता है बायोलॉजी लैब में और यहाँ आकर वो ननाओ को ढूंढने लगता है और उसे ननाओ मिलता है लेकिन बड़ी बुरी हालत में। वो उससे जाकर पूछता है तुम ठीक तो हो ना ननाओ? वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे क्या आप मुझे इस हाइपोडर्मिस से इंजेक्ट कर सकते हैं? सो इसके बाद असानो उस हाइपोडर्मिस से ननाओ को इंजेक्ट कर देता है जिससे ननाओ की म्यूटेड बॉडी फिर से नॉर्मल हो जाती है। अब इससे पहले कि असानो ननाओ से पूछता कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। इस लड़की का नाम कीता सातो रेने है और ये बायोलॉजी क्लब की प्रेसिडेंट है। अब इससे पहले कि असानो इस लड़की को कुछ समझाता, वो लड़की ननाओ के पास आकर कहती है तुम्हें क्या हुआ ननाओ? और इसके बाद वो उसके माथे से अपना माथा लगाकर कहती है कहीं तुम्हें बुखार तो नहीं है? इसके बाद ये थोड़े कैलकुलेशन करने लगती है, रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर वगैरह वगैरह। लेकिन ननाओ के उसके इतने करीब होने की वजह से ननाओ का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है। लेकिन इस लड़की को लगता है कि ननाओ को बुखार आ गया है, जिस वजह से वो उसे नर्सेस ऑफिस में जाने की सलाह देती है और इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है। लेकिन बेचारे असानो पर तो उसने कोई ध्यान ही नहीं दिया। सो ननाओ असानो को उस लड़की के बारे में बताता है, उसका नाम और कुछ दूसरी बातें। इसी के साथ वो ये भी बताता है कि उस लड़की को इंसानों में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सब सुनने के बाद असानो पूछता है तुम सच में ठीक तो हो ना ननाओ? ननाओ कुछ खाते हुए कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी फिर से म्यूटेट होने लगती है। लेकिन ननाओ खुद को शांत रखकर म्यूटेशन को नॉर्मल कर देता है, जिसके बाद वो असानो को
ACGT के बारे में बताता है। एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमीन ये सभी DNA सीक्वेंस के बेस होते हैं और हर एक जिंदा क्रिएचर इन्हीं 4 ब्लॉक से बनता है। कुत्तों में कैनाइन सीक्वेंस होता है और बिल्लियों में फेलाइन सीक्वेंस और इंसानों में ह्यूमन सीक्वेंस होता है। और जब मैं इन पर फोकस करता हूँ तब मुझे इस बात का एहसास होता है कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। और इसके बाद वो असानू को इस इंजेक्शन के बारे में भी बताता है, एक परमानेंट वैक्सीन। अगर वो इसे अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा तब उसकी बॉडी और सोल फिर से कभी अनस्टेबल नहीं होगी और ना ही वो कभी फिर से अपने इस छोटे रूप में आ पाएगा और मेरा स्कूल आना भी बंद हो जाएगा। लेकिन मुझे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असानू ने ननाओ को अपनी स्कूल की जिंदगी एंजॉय करते हुए देखा है और अब असानू उस वैक्सीन के डिब्बे को बंद कर देता है और इसके बाद वो रोते हुए कहता है, तुमने हर बार मेरी कितनी मदद की है लेकिन मैं कभी तुम्हारी तकलीफ को समझ ही नहीं सका। लेकिन ननाओ, अब तुम्हें इस वैक्सीन को इस वक्त लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे एक मौका दो। ये बात सुन ननाओ मुस्कुरा कर कहता है, ठीक है। इसके बाद हमें ननाओ की क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ पढ़कर सुना रहा था, लेकिन तभी अचानक उसकी बॉडी म्यूटेट कर जाती है। लेकिन किसी के कुछ नोटिस करने से पहले ही एक इंजेक्शन से ननाओ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उसके टीचर ये देख हैरान हो जाते हैं कि अचानक ही इसके कपड़े कैसे फट गए। सो ननाओ वहाँ एक बहाना बना देता है और इसके बाद वो क्लास के बाहर आता है अपने कपड़े बदलने के लिए। और यहाँ हम असानू को देखते हैं। असानू ने ही वो इंजेक्शन ननाओ को सही वक्त पर दे दिया था। इसके बाद बेसबॉल खेलते हुए ननाओ का हाथ फिर से म्यूटेट हो जाता है, लेकिन किसी के कुछ नोटिस होने से पहले ही उसका हाथ फिर से नॉर्मल हो जाता है क्योंकि असानू वही मैदान में छुपा हुआ था। इसके बाद हम रेने को देखते हैं जो बायोलॉजी क्लब में मौजूद जीव जंतुओं को खाना खिलाने आई थी। लेकिन तभी रेने का सांप वहाँ पड़े हुए ननाओ के एक कैप्सूल को अंडा समझकर खा लेता है, जिस वजह से उसकी बॉडी म्यूटेट होने लगती है और वो एक जाइंट म्यूटेट पाइथन बन जाता है। दूसरी ओर योजाकुरा के घर पर हिना गिकू की रिनाई हुई थी और वो फुताबा के साथ चाय पीते हुए उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रही है जो इनके घर पर हुआ था, यानी हासाकुरा बैटालियन का हमला। उसी के साथ यहाँ पर ये दोनों भी आए हुए थे। तभी शिंजो उनके पास मित्सुमी के हाथों के बने लड्डू लेकर आता है ताकि सब इनका आनंद ले सकें। दूसरी ओर असानू ननाओ को ट्रैंक्यूलाइजिंग प्रेशर दे रहा था जो उसने अयाका से सीखा है और यहाँ ननाओ काफी खुश होता है क्योंकि असानू उसकी हिफाजत कर रहा है जिससे वो स्कूल को एंजॉय कर पा रहा है। लेकिन तभी इनके पास बायोलॉजी क्लब के 2 जीव आते हैं और अगले ही पल में इन दोनों को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। ये दोनों जाकर देखते हैं कि बायोलॉजी क्लब की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है और तभी ननाओ की नजर रेने पर जाती है जो बेहोश थी। ननाओ उसे सही सलामत देखकर चैन की सांस लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर रेने के सांप के एक स्केल पर जाती है जो म्यूटेट कर रहा था और इसे देख वो समझ जाता है कि ये उसकी मेडिसिन का साइड इफेक्ट है और यहाँ जो कुछ भी हुआ उसका दोष वो खुद को देने लगता है। लेकिन तभी रेने को होश आता है, हमें वेसिलिस को ढूंढना होगा। ननाओ कहता है उसे हम जाकर ढूंढेंगे। रेने कहती है मुझे नहीं पता कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन उसे देखकर लग रहा था जैसे वो बहुत दर्द में है और वो उसे ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी असानू कहता है ननाओ तुम उसके साथ जाओ, इन सबको मैं संभाल लूंगा। बेचारा असानू। वैसे इसके बाद ननाओ रेने के पीछे जाने लगता है असानू को ये बताते हुए कि यहाँ पर मौजूद काफी सारे जानवर जहरीले हैं। इसके बाद हम रेने और ननाओ को एक कमरे में देखते हैं जहाँ काफी अंधेरा होता है और सांपों को ऐसी जगह पर रहना काफी पसंद होता है। और यहाँ रेने अपने सांप को ललचाने के लिए 2 चूहे भी लाई थी और इसके बाद ये दोनों वेसिलिस को ढूंढने लगते हैं। ननाओ ये बात जानता था कि अगर इन्होंने जल्दी वेसिलिस को नहीं ढूंढा तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन अगले ही पल में वेसिलिस रेने के पीछे आ जाता है। ननाओ रेने को बचा लेता है। रेने वेसिलिस को अपने पास बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद पर से काबू खो चुका था, इसीलिए वो इन दोनों पर हमले करने लगता है। सो ननाओ रेने के साथ उसके हमलों से बचने लगता है, लेकिन तभी रेने गलती से गिर जाती है और इतनी ही देर में वेसिलिस इनके करीब आ जाता है। वेसिलिस की हालत देख ननाओ मन में कहता है ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसीलिए मैं इसे ठीक करूंगा। इसके बाद वो वेसिलिस की ओर जाते हुए रेने से कहता है हर एक चीज के लिए शुक्रिया। और अगले ही पल में हम देखते हैं कि वेसिलिस
ननाओ के हाथ को काट लेता है। लेकिन ऐसा ननाओ ने जानबूझकर किया है क्योंकि उसकी मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स को उसके म्यूटेटेड सेल्स के द्वारा ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वेसिलिस्क बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, लेकिन ननाओ वहीं गिर जाता है। वेसिलिस्क इसके बाद फिर से रेने के पास आ जाता है और इससे पहले कि रेने ननाओ के पास जाती, ननाओ वहां से गायब हो चुका था। हम देखते हैं कि असानो ननाओ को वहां से सही वक्त पर लेकर आ गया है। ननाओ कहता है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। असानो छत की टेरेस पर आकर कहता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ हमें कोई नहीं ढूंढ पाएगा। और इसके बाद वो ननाओ को वहीं छत पर लेटा देता है। और इसके बाद हम असानो को देखते हैं, जानवरों ने बेचारे की हालत खराब कर दी है, लेकिन अगले ही पल में ननाओ की बॉडी काफी म्यूटेट होने लगती है। वो खुद पर से काबू खोता जा रहा है, इसीलिए वो अपनी वैक्सीन निकालता है। असानो उससे कहता है कि अगर तुमने ऐसा किया तो। ननाओ कहता है, रेने मुझे इस हालत में देख चुकी है, अब मैं इस वैक्सीन को लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तभी ननाओ असानो को दूर धक्का दे देता है क्योंकि वो खुद पर से काबू खोता जा रहा है। इसके बाद ननाओ उस वैक्सीन को लेकर कहता है, मैं कभी नॉर्मल नहीं हो सकता, शायद से मेरी किस्मत में यही लिखा है। और इसके बाद वो उस वैक्सीन को अपनी बॉडी में मार लेता है। लेकिन दोस्तों, असानो वक्त पर आकर उसे ऐसा करने से रोक लेता है। असानो का हाथ यहाँ जख्मी हो जाता है। तुम चिंता मत करो ननाओ, बस गहरी सांसें लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम ये कर सकते हो। असानो की बातें सुन ननाओ अब गहरी सांसें लेने लगता है, जिससे उसकी बॉडी फिर से नॉर्मल होने लगती है। और यहाँ असानो कहता है, मेरा एक छोटा भाई था और तुम भी मुझे बिल्कुल उसी के जैसे लगते हो, पूरी तरह से प्यारे और छोटे, बिल्कुल किसी दूसरे बच्चे की तरह। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा बड़ा भाई यही है। इस सब के लिए ननाओ असानो को शुक्रिया कहता है। और इसके बाद जब ननाओ असानो के हाथ से उस इंजेक्शन को निकाल रहा था, तभी वहाँ रेने आ जाती है। अब उसे वहाँ देख इन दोनों की हालत खराब। ननाओ पूछता है, तुम यहाँ कितनी देर से हो? वो बताती है, शुरुआत से ही। और इसके बाद वो इन दोनों के पास आकर कहती है, ननाओ मुझे पता नहीं था कि तुम मेटामॉर्फोसिस कर सकते हो। और उसकी ये बात इन दोनों को समझ ही नहीं आती। लेकिन तभी वो असानो से पूछती है, तुम ननाओ के काफी करीब लगते हो, तुम उसके हो क्या? अब असानो ये तो नहीं बता सकता कि वो और ननाओ एक परिवार हैं, लेकिन ये लड़की खुद ही अंदाजा लगा लेती है। तुम्हें जरूर से हमारे क्लब को ज्वाइन करना है ना? और इसके बाद वो असानो को अपने साथ पेपर वर्क के लिए ले जाने लगती है। और जाने से पहले वो ननाओ से कहती है, मुझे नहीं पता तुम किस बात से इतने ज्यादा परेशान रहते हो, लेकिन बायोलॉजी क्लब को छोड़ना मत, ओके? क्योंकि उन सभी का ख्याल रखने में तुम ही तो मेरी मदद करते हो। और ये कहने के बाद वो असानो को वहाँ से ले जाने लगती है। रेने की बात सुन ननाओ तो खुश हो जाता है, लेकिन बेचारा असानो फंस गया। और आखिर में ननाओ असानो की ऐसी हालत पर बहुत ज्यादा हंसता है। जिसके बाद जब ये दोनों घर आते हैं, तब इन्हें बाकी सभी बहुत बुरी हालत में मिलते हैं, सिवाय रिन के। अब इन्हें कुछ समझ नहीं आता, तो तभी मित्सुमी वहाँ आकर इन्हें बताती है कि उसने यूजाकुरा की सीक्रेट आर्ट से जो लड्डू असानो की थकान को दूर करने के लिए बनाए थे, लेकिन उनको खाने से सभी बेहोश होने लगे और शायद ये इन्हीं का साइड इफेक्ट है। लेकिन इस साइड इफेक्ट का असर रिन पर नहीं होता, क्योंकि ये कभी नहीं थकती। और आखिर रिन मित्सुमी के हाथ के बने लड्डू कैसे छोड़ सकती है? वैसे इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना और कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा।